नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुइस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में हम इस थ्योरी को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। इससे पहले की जो 2-3 थ्योरीज थी प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड, वो मैंने सेपरेट वीडियो में करा रखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का वो थ्योरीज बेस मानी जाती हैं, ठीक है। उन्हीं से ये एवोल्यूशन होके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपकी बनी है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में सबसे पहले तो हम इसका इंट्रो समझ लेते हैं कि आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती क्या है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो अर्थ की आउटर लेयर है ना, ये रिजिड लेयर है, ठीक है। बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे जिस पे हम रहते हैं, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, जिस पे पूरे ट्रीज हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड, बिल्डिंग्स, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं जो अर्थ के आउटर सरफेस पे होती है, उसी को तो हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। अब देखो, ये कह रहा है ना कि लिथोस्फेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पूरी प्लेट है जो पूरे अर्थ पे ऐसे फैली हुई है, नहीं। ये डिवाइडेड है। डिवाइडेड किस में है? कई सारी आपको छोटी प्लेट्स, फिर बड़ी प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। बड़ी प्लेट्स में कौन कौन सी है, छोटी प्लेट्स में कौन कौन सी है, ये सब हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो कह रहा है, जब ये छोटी और बड़ी प्लेट्स, कई सारी प्लेटें होती है ना, ये हमेशा मूव करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड है कोई भी, यहाँ पे परमानेंट फिक्स नहीं है प्लेट्स। ये डायनेमिक नेचर में होती है, हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो इसी की वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स हमें देखने को मिलता है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे वही कह रहा है कि देखो, हमेशा इनका एक कांस्टेंट मोशन होता है, फिक्स नहीं होती हैं। दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। जैसे आप कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर हॉरिजॉन्टल, इस तरह की प्लेटें देखे होंगे, ठीक है, उस तरह की डायरेक्शन मूवमेंट होती है उनकी। फिर कह रहा है कि इनका जो मूवमेंट होता है ना, इसकी वजह से आप देखोगे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, कहीं कहीं माउंटेन बिल्डिंग फॉर्मेशन होता है, फिर कहीं आप देखोगे ओशियानिक बेसिन का क्रस्ट बनता है। तो ये सब चीजें इससे फॉर्मेशन होता है। फिर आखिर हम ज्योग्राफी में ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है? तो कह रहा है, ये हमें अर्थ का जो डायनेमिक नेचर है ना, उसको समझाता है कि कैसे अर्थ पे कई सारी चीजें इवॉल्व हुई, कैसे कैसे मेजर लैंड फॉर्म डेवलप हुए। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। फिर दूसरा है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, आखिर ये थ्योरी कैसे इवॉल्व होके आई। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे रात में सुबह उठा और ऐसी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दे दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कई सारी थ्योरीज आई इससे पहले, जैसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, जिसमें वेगनर ने कई सारे कंटिनेंट को आपस में जोड़ के दिखाया कि पहले एक ही कंटिनेंट के ये हिस्सा हुआ करते थे, जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और इसमें इवॉल्व हुआ इनका आइडिया लेके, फिर आए आर्थर होम्स, जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया। अब इसमें इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में कोई हाथ से जोड़ के बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हाथ से जोड़ दिया। कुछ करंट इसमें मूव हुआ, कुछ फोर्सेस लगे, तो कौन कौन सी हैं, जिसमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया। अब देखो, ये जब हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की जो भी यहाँ पे लैंडफॉर्म होगा उसको और ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर देगा। फिर ये जब धीरे धीरे दूर जाता है, तो यहाँ पे जब ठंडा हो जाएगा तो सिंक करके नीचे आएगा, हॉट होके ऊपर जाएगा और कोल्ड होके नीचे आएगा। तो जब ये साइकिल मूवमेंट होता है, इसी को इन्होंने बोला था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। फिर इसके बाद आता है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर में क्या हुआ था, हैरी हेज ने कहा था यहाँ से मैग्मा राइज करेगा, यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, इधर की प्लेट इधर मूव कर देगी और इस साइड की प्लेट इधर चली जाएगी। तो इससे जो ओवरऑल कॉन्टिनेंट, सॉरी, जो हमारा ओशन का बेसिन है, वो इंक्रीज हो रहा है, फैल रहा है। फिर लास्ट में आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब देखो, अब जितनी भी थ्योरीज आप देखोगे ना, जैसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट से आइडिया लेके कन्वेक्शनल करंट में जोड़ दिया गया थोड़ा सा, फिर इन दोनों से आइडिया लेके सी फ्लोरिंग में जोड़ दिया गया, और अब इन तीनों से आइडिया लेके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी थ्योरीज हमें अर्थ की डायनेमिक नेचर को समझने में हेल्प करती हैं। अब फिर इसके बाद आता है लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या होता है, वही जस्ट ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली क्रस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल लिथोस्फेयर है। और जस्ट इसके 200 किलोमीटर आप नीचे जाओगे तो एक और लेयर आती है, जो आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में होता है एस्थेनोस्फेयर। अब यही बहुत मेन लेयर होती है, इसको ध्यान से समझना।
सबसे पहले लिथोस्फीयर देख लो, वही ऊपर वाली क्रस्ट, अपर मोस्ट, जिस पे हम लोग रहते हैं, और ये कई सारी छोटी बड़ी प्लेट्स में टूटी हुई है। दूसरा एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? ये ना सेमी फ्लूइड होता है, ये रिजिड नहीं होता है लिथोस्फेयर की तरह, ये सेमी फ्लूइड होता है। और सेमी फ्लूइड होने की वजह से इसी में जितने भी हॉट मोल्टेन मैग्मा होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, या फिर कहें तो एक बल्क मात्रा में यहीं पे इकट्ठा होते हैं। अब क्या होता है? प्लेट मूवमेंट होता है इसी की वजह से। अब ये एस्थेनोस्फेयर क्या करता है? ऊपर जाता है लावा यहाँ से, तो फिर यहाँ की जो प्लेट होगी वो थोड़ी सी ऊपर उठेगी, और जब लावा इधर मूव करेगा तो प्लेट भी इधर मूव करेगी। फिर जाके सिंक होगा तो यहाँ का जो प्लेट होगा वो भी नीचे की तरफ धंस जाएगा। ठीक है? तो इसी तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, या फिर ऐसे मूव करती रहती है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे ना, तो ऐसे समझ लो, एस्थेनोस्फेयर आपकी एक रोड हो गई, और लिथोस्फेयर एक बाइक समझ लो। तो हम रोड पे जिस तरह से बाइक चलाते हुए चले जाते हैं, मूव करती रहती है बाइक, तो बिल्कुल यहाँ भी कुछ वही है। एस्थेनोस्फेयर वहाँ है, और उसी के ऊपर हमारी जो ऊपर वाली लिथोस्फेरिक क्रस्ट है, या फिर कहें तो प्लेट है, वो मूव करती रहती है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ मेजर और माइनर प्लेट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देखो, रेड में और ब्लू में दो तरह से नंबरिंग की गई है, और दो तरह से आपको यहाँ पे शो भी किया गया है। तो जहाँ जहाँ रेड कलर से 1 2 3 है, ये सारी आपकी मेजर प्लेट है, जैसे पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये सारी आपकी मेजर प्लेट है, जो बड़ी बड़ी प्लेट हैं। और कुछ माइनर प्लेट्स हैं जिसको छोटे नंबर से ब्लू नंबरिंग की गई है। जैसे आप देखोगे तो ये कैरेबियन प्लेट हो गया, ये आपका कोकोस प्लेट हो गया, नाज़का प्लेट हो गया, ठीक है, सोकोसिया प्लेट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कभी कभी प्लेट्स के ना मूवमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये वाली एरो इधर आई है, और ये वाली इधर, मतलब कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ पे हो रही है। और फिर कहीं कहीं आप देखोगे ये भी प्लेट इधर को मूव कर रही है, ये प्लेट भी इधर को मूव कर रही है, यहाँ भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार प्लेट्स को, और नाम नोट कर लेना कि कौन सी मेजर प्लेट है और कौन सी माइनर प्लेट है, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम्पल में दे के पूछा जा सकता है। आगे क्या है इस थ्योरी में? तो इस थ्योरी में आगे है कि ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या क्या होती है इस थ्योरी की, कैसे ये थ्योरीज काम करती हैं। तो सबसे पहले मेंटल कन्वेक्शन की वजह से, वही है, नीचे से मैग्मा ऊपर आया, फिर इससे इसकी मूवमेंट होती है, जैसे पहले मैंने आपको बताया है। फिर दूसरा है रिच पुश। रिच पुश में क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप मैग्मा आके डिपॉजिट होता रहता है, जिसको हम रिज बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ना हमेशा देखोगे कि न्यू क्रस्ट बनती है। क्यों न्यू क्रस्ट? क्योंकि यहाँ से मोल्टेन मैग्मा ऊपर आया और आगे डिपॉजिट हुआ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यू क्रस्ट। जब भी आप ओशन के बिल्कुल बीचों बीच में रहोगे, जिसको हम मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं, तो न्यू क्रस्ट। और जैसे जैसे ओशन से दूर जाओगे आप कंटिनेंटल प्लेट के आसपास में, तो आपको ओल्ड क्रस्ट देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी मूवमेंट होता है। फिर थर्ड है स्लैब पुल। स्लैब पुल क्या होता है? जैसे देखो, अब देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, कि रिज अगर आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो इसके किनारे किनारे भी और रिज आके धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं, जो थोड़े से इससे ओल्डर होते हैं। न्यू तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ओल्डर किनारे किनारे। तो ये ओल्डर ना जब थोड़ी हाइट पकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे स्लैब होके नीचे आते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी क्या करती है? इसको पुल करके, या फिर कहें तो पुश करके दूर लेके जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ी हाइट हो गई, और यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो पुश करते हैं इस प्लेट को। इस प्लेट को पुश करके थोड़ा सा और दूर लेके जाएंगे। वैसे ही इधर वाली जो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे मैग्मा, या फिर कहें तो कुछ मटेरियल्स, वो इस प्लेट को पुश करके दूर लेके जाएंगे। तो ऐसे ओशन बेसिन जो है हमारा स्प्रेड होता रहता है। फिर थर्ड है स्लैब पुल। स्लैब पुल वही है, सबडक्शन जोन होता है यहाँ पे, ठीक है। सबडक्शन जोन बताया था ना पिछली वीडियो में, एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाती है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है, तो यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है, जिसकी वजह से हमारे क्रस्ट का डिस्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखो प्लेट अगर यहाँ से इधर आ रही है, तो कहीं ना आके टकराएगी, कहीं तो कहीं टकराएगी। अब वही टकराएगी तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी होगा प्लेट्स का, तो वो भी होता है। या फिर सिंक करके नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि इधर तो कोल्डर प्लेट है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो थोड़ा सा प्लेट कोल्ड होगा, और क्या होगा कि ओल्ड होगा, तो इसकी वजह से वो भारी हो जाता है और नीचे दब जाता है। फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अगर हम बात करें मूवमेंट की डाइवर्जेंट प्लेट की,
तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे इस फिगर में देखो, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इसके अपोजिट साइड जा रही है, तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है कि न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जस्ट आगे मैग्मा डिपॉजिट होगा तो क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्रस्ट क्या होता है, इसमें अब देखो, ओशियनिक ओशियनिक दो प्लेट्स दूर हो सकती हैं, या फिर कंटिनेंटल कंटिनेंटल दो प्लेट्स के बीच में हो सकता है, ठीक है, या फिर ओशियनिक और क्रस्ट प्लेट के बीच में भी हो सकता है। फिर लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं, मिड ओशियनिक रिज बनता है और रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो मिड अटलांटिक रिज है, इसको बहुत एग्जाम्पल में दिया जाता है रिज के फॉर्मेशन में हमेशा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिज बनते हैं। फिर दूसरा है आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जेंट डिस्ट में बाउंड्री में, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें प्लेट कैसे मूव करती है, यहाँ फिगर में देखो, बिल्कुल आमने सामने। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई आमने सामने चीज आके टकराएगी तो वहां पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इसमें कौन-कौन सी प्लेट हो सकती है? या तो आपकी एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा सकती है, या फिर दोनों ओशियानिक प्लेट आपस में टकरा सकती है, या फिर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी आपस में टकरा सकती है आमने-सामने। तो देखना कौन-कौन सी प्लेट कैसे टकरा रही हैं, ठीक है? अब इसमें भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं, माउंटेन रेंज बन सकते हैं, ठीक है? जैसे दो प्लेट आके टकराई और यहाँ का जो क्रस्ट था वो ऊपर उठ गया, तो इसकी वजह से माउंटेन बन सकता है, जैसे हिमालयस हो गया, एंडीज माउंटेन हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए। या फिर कभी कभी डीप ओशनिक ट्रेंच भी बन सकता है। अब देखो ये नीचे बैठ गई, ये इसके ऊपर चढ़ गई, तो यहाँ पे थोड़ा ना खाई की टाइप बन जाएगा, जिसको हम ओशनिक ट्रेंच बोलते हैं। जैसे मारियाना ट्रेंच हो गया, जावा ट्रेंच हो गया, सुंडा ट्रेंच हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह के ट्रेंच बनते हैं। फिर थर्ड है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, ये कंजर्वेटिव टाइप की होती हैं। इसमें अब देखो, ये दूसरे ये प्लेट्स जो होती है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा एरो गलत हो गया, ये एक इधर समझ लेना और एक ये इधर समझ लेना, ठीक है। प्लेट एक दूसरे से स्लाइड करके मूव कर रही है, और इसी की वजह से यहाँ पे ना तो कोई क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है बहुत ज्यादा, और ना ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे या तो ओशियानिक प्लेट आपस में ऐसे कोलाइड कर सकती है, या फिर कंटिनेंटल प्लेट कर सकती है। यहाँ पे फॉल्ट बनता है, अर्थक्वेक बहुत हल्के फुल्के आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। कुछ टाइप की आपकी लीनियर वैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। लीनियर वैली क्यों, क्योंकि एक इधर आ रही है, एक इधर जा रही है, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपकी लीनियर वैली देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे सैन एंडियस फॉल्ट हो गया, नॉर्थ एंटिलोनियन फॉल्ट हो गया, इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब फिर देखो कि कौन कौन से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से। तो इसमें अर्थक्वेक हो गया, जब भी प्लेट मूव करेगी, जैसे प्लेट बिल्कुल ऐसे स्टॉप है, बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें सडन शेकिंग हुआ, तो उसी को तो हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब इसकी वजह से देखोगे, बिल्कुल नीचे कहीं ना कहीं से इसका ओरिजिन होगा, जिसको हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर एपिसेंटर होता है। फिर यहाँ पे फॉल्ट का क्रिएशन होता है। सेकेंड में देखोगे कि आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ आती है। फिर थर्ड में माउंटेन बिल्डिंग। अब एक प्लेट इधर आई, एक प्लेट इधर आई, या तो ये नीचे बैठ जाएगी, या तो फिर ये बीच का क्रस्ट ऊपर उठ जाएगा। तो जब ऊपर उठ जाएगा तो इसको हम माउंटेन को बोलते हैं, है ना। फिर फोर्थ है ओशियानिक ट्रेंच। ओशियानिक ट्रेंच कैसे बनता है, ये भी जस्ट मैंने आपको बताया है। फिर फिफ्थ है मिड ओशियानिक रिज। अब नीचे से मैग्मा आके डिपॉजिट हुआ, तो मिड ओशियानिक रिज भी बनेगा। तो इसी तरह का फॉर्मेशन होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में। अब फिर इसके भी कुछ एविडेंस हैं, तो वो कौन कौन से एविडेंस हैं, जरा उसको भी देख लो। तो सबसे पहले अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जहां भी दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होंगी, या फिर डाइवर्ज होंगी, या फिर ट्रांसफॉर्म होंगी, वहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो इन्होंने ऐसे ही अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि जहां जहां पे प्लेट का, यहाँ पे अब दो प्लेटें मिल रही हैं, वहीं पे क्या होता है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो वो भी हो गया। और फिर अर्थक्वेक जहाँ पे दो प्लेटें मिलेंगी, वहीं पे वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने दिखाया, क्योंकि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी तो नीचे से मैग्मा आके वहां पे डिपॉजिट होगा। तो एक वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया इसका एविडेंस। फिर थर्ड है जीपीएस एविडेंस। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जीपीएस एविडेंस में ये कहा गया कि जो हमारी इंडियन प्लेट है ना, ये हर एक साल में 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जैसे जीपीएस इंडिया का कुछ 5 सेंटीमीटर आज नीचे दिखा है, तो एक साल बाद 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा और नॉर्थ की साइड दिखाएगा, फिर और नॉर्थ की साइड दिखाएगा अगले एक साल में।
तो इसी से हमें पता चला कि हमारी जो इंडियन प्लेट है ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा ही रही है ये। तो जो बीच का हिमालयन बेल्ट है ना, ये थोड़ा और ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कि हिमालय माउंटेन जो है इसकी थोड़ी हाइट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इन्हीं दो प्लेट की कोलाइड की वजह से। फिर फोर्थ है ओशियानिक फ्लोर एविडेंस। ओशियानिक फ्लोर एविडेंस में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो ये पता चला उन्हें कि जो बिल्कुल बीच में है, ओशन के बिल्कुल बीच में जो आपकी क्रस्ट है, वहां पे यंगर प्लेट है। क्यों? क्योंकि नीचे से क्रस्ट आके फॉर्मेशन कर रहा है, वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। और जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं, कंटिनेंट के आसपास में जा रहे हैं या बीच के साइड जा रहे हैं, तो उनको क्या देखने को मिला है कि ओल्डर प्लेट है। तो ये धीरे धीरे मूव करके ओल्डर प्लेट यहाँ पे आती है और फिर यहाँ ठंडी होके बैठ जाती है। तो इसीलिए ओशियानिक फ्लोर भी एक इसका एविडेंस हो गया। अब देखो इस थ्योरी की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, तो जरा उसको देख लो। तो सबसे पहले तो ये हमें कंटिनेंटल प्लेट की मूवमेंट दिखाता है, जिसमें पैंजिया से लेके आज प्रेजेंट डे में देखोगे तो 7 कंटिनेंट हो गए हैं, 5 ओशन हो गए। उसके पहले क्या था? सिर्फ एक कंटिनेंट जिसको पैंजिया बोला जाता था, और सिर्फ एक ओशन जिसको पैंथलासा बोला जाता था। फिर दूसरा, ये हमें ओशियानिक बेसिन का एवोल्यूशन बताता है, ठीक है, कि उसमें ओशियानिक बेसिन में कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं, जैसे ग्योर्ट्स हो गया, सी माउंट्स हो गया, ट्रेंच हो गया, रिज हो गया, ये सब बताता है। फिर थर्ड है कि मॉडर्न जियोलॉजी में भी इसका बहुत यूज है। जैसे उसी की वजह से देखोगे कि सिस्मोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, जिससे हम अर्थक्वेक का वो पता करते हैं, ठीक है, वेव पता करते हैं। फिर वोल्केनोलॉजी को पढ़ने में हेल्प मिलता है। केमिस्ट्री भी इससे केमिस्ट्री भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया अपना। फिर जियो फिजिक्स भी हो गया, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम मॉडर्न जियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर फोर्थ है आपका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। अब ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में वही हमें समझने में हेल्प करता है कि अगर कोई हज़ार्ड आ रहा है तो हम थोड़ा बहुत उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिस्मोलॉजी या फिर आधुनिक अभी जो मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए हैं उसकी वजह से। फिर रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से प्लान करके डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वाला एरिया है तो वहाँ पे हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे, क्योंकि वो तो कोलैप्स भी हो सकता है ना, या फिर करेंगे तो बहुत अच्छे वाली क्वालिटी का करेंगे, ताकि इतना जल्दी डेवलप वो कोलैप्स ना हो सके, क्योंकि वो बहुत आप देखोगे वल्नरेबल एरिया है, हमेशा अर्थक्वेक आते रहे। तो इसी तरह से हम प्लानिंग भी करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। और फिर इसके बाद इसी थ्योरी की कुछ लिमिटेशन या फिर कहें तो क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। जैसे इन्होंने इंट्राप्लेट अर्थक्वेक, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। जैसे इन्होंने हमेशा देखोगे कि कहा है दो प्लेट जब दूर जाएंगी, दो प्लेट जब आपस में कोलाइड करेंगी तभी ये सब चीजें होंगी, बट ऐसा नहीं है। आप कभी कभी देखोगे एक सिंगल प्लेट है, इसी प्लेट पे यहाँ पे माउंटेन है, यहीं पे देखोगे आप वोल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ऐसा तो इन्होंने कहीं बोला ही नहीं कि एक प्लेट के अंदर कैसे ये सब चीजें होती हैं, एक ही प्लेट पे कैसे अर्थक्वेक आता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इसलिए भी इनको क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है। फिर सेकंड है हॉटस्पॉट जो था ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किए, ठीक है। अब हॉटस्पॉट में बात करें तो ये आप देखोगे कि जो हवाईयन आइलैंड हो गया या फिर येलो स्टोन हो गया, ये कहाँ होता है? प्लेट्स के बिटवीन, प्लेट्स के आसपास में होता है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये, उनका ओरिजिन नहीं बता पाए, ठीक है, उस वो कैसे मूवमेंट करती है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। फिर थर्ड है कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटल डायनेमिक्स। जो ये हमारा बताए थे ना कि क्रस्ट मोल्टेन मैग्मा ऊपर आता है तो और फिर यहाँ पे ठंडा होकर नीचे जाता है, तो बिल्कुल इतना सिंपल भी नहीं है। कैसे ऊपर आता है, क्यों ऊपर आता है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हीट डेवलप होती है। तो ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया, तो वही है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी को इन्होंने अच्छे से नहीं समझा पाया। फिर फोर्थ है ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं ना, जैसे आप देखोगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक तो डायनेमिक है और दूसरा है इवॉल्विंग। अब देखो ये थ्योरी ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो भी चीजें कह गई हैं इस थ्योरी में वो फिक्स्ड है, हमेशा इवॉल्व होती रहती हैं चीजें। अभी देखोगे कि जो रिसेंट डेटा आते हैं, जीपीएस हो गया या फिर और बाकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगी, तो इसकी वजह से देखोगे ना कि और अलग-अलग तरह से इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है और तरह की चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं धीरे-धीरे। तो ये कोई बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी मत मान लेना, ठीक है? हमेशा इसमें डायनामिक नेचर होने की वजह से चेंज देखने को मिलता है। अब देखो इस थ्योरी की और कुछ फिर एप्लीकेशन भी देख लेते हैं।
तो वो कौन-कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले है आपका अर्थक्वेक एंड हज़ार्ड असेसमेंट। अब देखो, जब हमें ये पता चला ना कि कहाँ-कहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, तो वहीं पे ये भी पता चला कि कहाँ-कहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आ सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग की। जैसे बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या फिर जो भी प्लानिंग है, तो उन सब चीज़ों को हम अपने ध्यान में रख के करते हैं। फिर सेकंड है आपका मिनरल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। अब मिनरल्स एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का कैसे पता चला? तो हमें इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज के मूवमेंट की वजह से पता चला। अगर नीचे से मैग्मा निकल के आया तो फिर हमने देखा कि उस मैग्मा में क्या-क्या पाया जाता है, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें मेटल्स या फिर बाकी क्या है तो रेयर अर्थ एलिमेंट का भी पता चलता है। चाहे वो ऑफशोर हो या फिर कंटिनेंट पे ऑनशोर हो, ठीक है? तो दोनों तरफ की हमें चीज़ें पता चली। फिर थर्ड है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो उसकी वजह से हमने अर्थक्वेक कब या फिर कहाँ, कितना ज़्यादा आ सकता है, इस तरह की हमने उसको ज़ोन में डिवाइड कर दिया। फिर वोल्केनो हो गया आपका, वोल्केनो कहाँ-कहाँ पे आ सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में पता चला। सुनामीज़ कब आएगी या फिर अब देखो सॉरी सुनामी कब आएगी ये तो नहीं पता चला, बट सुनामी अगर आएगी तो हम उससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं या फिर हमने डेवलप की उस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद लैंडस्लाइड, अगर लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे हम ज़ाहिर-सी बात है कि उस तरह की रोड भी बनाएँगे या फिर वहाँ पे हम रोड नहीं बनाएँगे, जहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होती है। तो यही सब चीज़ें हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। फिर फोर्थ है आपका जियोलॉजिकल मैपिंग। अब देखो, जब ये सारी चीजें हमें पता चल गई ना कि कहाँ-कहाँ पे आप देखोगे कि अर्थक्वेक आ गया या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गए, तो उससे हम जियोलॉजिकल मैपिंग भी करना शुरू किए। हम मैप बनाना शुरू किए कि इन-इन जगहों पे इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। कहीं-कहीं पे आप देखोगे कि फिर हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है, इग्नियस रॉक कहाँ पे पाई जाती है, मेटामॉर्फिक हो गया, ठीक है? फॉल्ट कहाँ पे डेवलप हुआ है, वोल्केनो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, थ्रस्ट कहाँ पे आता है, ठीक है? रिवर कहाँ पे गई है। तो इसकी वजह से जियोलॉजिकल मैपिंग में भी इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। और फिर सबसे लास्ट में हम देखते हैं इसका कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन की बात करें तो जितने भी एविडेंस है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा है कि जो हमारा अर्थ है ये एक डायनेमिक नेचर का है, हमेशा चेंज होता रहता है। फिर कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी की बात की गई, जैसे हजार्ड असेसमेंट हम कैसे करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया कि मिनरल एक्सप्लोरेशन या फिर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में क्या क्या हम चीजें यूज कर सकते हैं या फिर कितने हद तक चीजों को देख सकते हैं। फिर है आपका करंट लिमिटेशंस। अब करंट की लिमिटेशंस भी बताई गई, वही जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्रोसेस था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है बट इसको बहुत सिंपली इन्होंने बता दिया, तो ये भी हो गया। फिर फिफ्थ है ऑनगोइंग जर्नी। ऑनगोइंग जर्नी में भी वही चीजें हैं कि इस थ्योरी में जितनी बातें कही गई हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, और भी जैसे जैसे रिसर्च होगा आगे एक्सप्लोर किया जाएगा चीजों को, तो वो सारी चीजें इसमें क्या देखने को मिलती है, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स से ही रिलेटेड होंगी आपकी, ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं। आई होप कि आपको यह थ्योरी पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर तौर पे मिलती रहेगी।